भारत की जो विदेश नीति है वो उनकी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि भारत ने पहले कहा था कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, अब अलग अलग गुट में शामिल हो गया है जो ट्रंप को, अमेरिका को पसंद नहीं है। इन्होंने दो गुट का खास तौर से नाम लिया है, एक ब्रिक्स का, दूसरा क्वाड का। अब ये दोनों गुट में शामिल होने से यूएस आखिर इतना नाराज क्यों है, और भारत की रणनीति वाकई गलत है या फिर सही है? इस पे मैं आऊँगा, आहूजा साहब आपके पास भी आऊँगा, चूँकि शुरुआत मैं करता हूँ एम्बेसडर अरुण साहब से, जो इस पे जवाब देना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। लक्ष्मण, मैं ये कहूंगा कि भारत ने कभी नहीं कहा कि वो किसी गुट में नहीं रहेगा। भारत ने कहा था किसी भी मिलिट्री अलायंस में नहीं रहेगा। पहले भी भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का सदस्य रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, हर देश ये कोशिश करता है कि फॉरेन पॉलिसी में अपने रिश्तों को इस आधार पे बनाए कि उसकी ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन मेकिंग मैक्सिमाइज हो सके। अब जैसे अमेरिका, भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, तो क्या वो पाकिस्तान से रिश्ते नहीं रखता है? क्या वो चीन से रिश्ते नहीं रखता है? सो हर देश ये करता है, तो वो क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हमारे अमेरिका से रिश्ते अलग अच्छे हैं तो बाकी देशों से जिसके साथ अमेरिका के कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ अब रिश्ते नहीं रखें। जहां तक ब्रिक्स का सवाल है, अब जैसे इजिप्ट जिसके बड़े मजबूत रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसके भी बड़े मजबूत रिश्ते अमेरिका के साथ, अभी वो गए ट्रंप यूएई गए थे, यूएई ने $2 बिलियन ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी फर्म में इन्वेस्ट किया है, वो भी तो ब्रिक्स के मेंबर है। इसलिए ये कहना कि चूंकि आप कुछ देशों के साथ चल रहे हैं, उनके जो दुश्मन है उनके साथ नहीं चलिए, इसका मतलब कि फिर अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं रखे, चीन के साथ रिश्ते नहीं रखे। तो अगर मैं कहूं, आज जो सबसे कंफ्यूजिंग फॉरेन पॉलिसी है वो तो अमेरिका की, क्योंकि जो उनके दोस्त हैं उनके ऊपर वो प्रेशर बना रहे हैं, जो कि उनके एडवर्सरी हैं उनके ऊपर वो कोई प्रेशर नहीं बना रहे हैं। अभी उनके रिश्ते हैं जैसे बहुत अच्छे साउथ कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति गए हुए हैं और वहां वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि मैं नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति के साथ मिलना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि आप वहां जाके एक ट्रंप टावर बनाइए, वहां गोल्फ कोर्स बनाइए। तो इसलिए जो आनंद आहूजा साहब ने बात कही, वो मेरे हिसाब से इस बात को दर्शित करता है कि सारे देश यही कोशिश करते हैं कि उनके ऑप्शंस मैक्सिमाइज हो सके। बिल्कुल। अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब, आपने कहा अपने फैक्ट के साथ, आपने जो है लॉजिक के साथ आप इस नतीजे पहुंचे थे कि भारत की विदेश नीति आपको समझ में नहीं आ रही है। अब फैक्ट के साथ एम्बेसडर अरुण साहब कह रहे हैं कि हमें अमेरिका की विदेश नीति समझ में नहीं आ रही है। मैं आपके पास आऊँगा आनंद आहूजा साहब, लेकिन अजय श्रीवास्तव जी, आप हालांकि आप ट्रेड देखते हैं, लेकिन हर नीति के पीछे ट्रेड बड़ा हिस्सा होता है। आपको किसकी विदेश नीति ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पे? नहीं, मैं तो इनफैक्ट दोनों लोगों से पूर्णतया सहमत। दोनों तरफ की बातें सही हैं। देखिए, अमेरिका जो चाहे कर सकता है, वो पावरफुल कंट्री है। वो अपने दोस्तों के ऊपर प्रेशर बना रहा है, दुश्मनों को गले लगा रहा है, चाइना से डर रहा है, जो स्ट्रांग लोग हैं उनसे डर रहा है, जो थोड़ा वल्नरेबल दिखते हैं उनके ऊपर दादागिरी कर रहा है। तो अमेरिका को सब कुछ जायज है। मुझे तो ये ताजुब हुआ ये देखकर कि अमेरिका ने इतने सारे काम किए जो वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम के रूल्स के अगेंस्ट हैं, जनरल डिसेंसी के अगेंस्ट है। एक भी कंट्री बोला नहीं। मुझे लगता था यूरोप बोलेगा, जापान बोलेगा, कोई बोलेगा। तो मेरे लिए जो बेसिक लर्निंग ये हुई पिछले 4-5 महीनों में, वो ये हुई कि अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। वो रियल दादा बुली है इस दुनिया का। यूरोप कुछ भी नहीं है उनके आप ट्रेड डील्स देख लीजिए, टोटल एब्जेक्ट सरेंडर। सेम विद जापान, टोटल एब्जेक्ट सरेंडर। सेम विद साउथ कोरिया। बाकी कंट्रीज की बात ही क्या करें। हमें लगता था ये कंट्री कुछ बोलेंगे, लेकिन मुझे यही समझ में आया है कि ये इंडस्ट्रियल जो पावर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनका लोगों के जिस देशों में पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर वो लोग बहुत हावी हैं, वो लोग ट्रंप के ऊपर सरेंडर कर गए हैं। चाइना में हावी नहीं है। चाइना बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री है, बट इंडस्ट्री गवर्नमेंट पर हावी नहीं है। इंडिया भी इंडस्ट्रियल कंट्री पर इंडस्ट्री गवर्नमेंट पर हावी नहीं है। इसीलिए शायद ब्रिक्स कंट्री, इंडिया, चाइना, ट्रंप के आगे झुके नहीं। जिन कंट्रीज में, चाहे यूरोप हो या जापान हो या साउथ कोरिया, जहाँ पर इंडस्ट्री गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट चलाती है, वहाँ सरेंडर हो गया सारा का सारा। तो ये मैं अरुण साहब के साइड में बोल रहा हूँ। अब जो अटॉर्नी साहब जो हैं, इनकी साइड भी, भाई मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए, ब्रिक्स है तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रिक्स में अगर हमने ज्वाइन किया तो और कुछ ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये देखना पड़ेगा कि ब्रिक्स कर क्या रहा है। ब्रिक्स का सारा एजेंडा तो चाइना चला रहा है।
वो BRI प्रमोट कर रहा है, हम कह रहे हैं BRI पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ब्रिक्स कह रहा है कि हम लोकल करेंसी में ट्रेडिंग करेंगे, US डॉलर धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे। हम कह रहे हैं नहीं, हम ब्रिक्स के इस एजेंडा से सहमत नहीं है। तो ब्रिक्स के आपने देखा कि किसी ऑफिसर ने कहा कि इंडिया इज ए ट्रोजन हॉर्स ऑफ US इन ब्रिक्स। तो ये सब बातें जो है ना, थोड़ा तो सच है ना। हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ कितने हद तक जा सकते हैं या अपनी पोजीशन कितना क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे पास इसका क्लियर आंसर नहीं है, बट एज ए इम्पार्शियल ऑब्जर्वर मैं देखूं तो मुझे थोड़ी फांस दिखती है। तो मैं यहाँ पर अटॉर्नी साहब के साथ में हूँ। ठीक है, तो दोनों के साथ आप। मैं तो एक बार मैं मिथिलेश्वर ठाकुर जी को यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, फिर अटॉर्नी साहब के पास आऊँगा। मिथिलेश्वर साहब, आप किनके साथ हैं? एक इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा अजय श्रीवास्तव जी ने, ब्रिक्स को लेकर के थोड़ा सा इंडिया को कैसे आगे बढ़ना है सोचना होगा। ब्रिक्स में एक्चुअली इंडिया की स्थिति थोड़ी कंफ्यूज है, बट मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी तो रियल पॉलिटिक्स पर ड्रिवन होती है। बट कमिंग बैक टू जो अजय ने बताया था कि FTA की जरूरत क्यों है, मैं बता रहा हूँ कि EU बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है इंडिया के लिए, और वहाँ हमारा डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज है, टैरिफ डिसएडवांटेज है वीजा विद बांग्लादेश और वियतनाम। वियतनाम का वहाँ FTA है और बांग्लादेश LDC कंट्री के तरह जीरो ड्यूटी एक्सेस करता है, और वहाँ ड्यूटी हमारी बहुत कम नहीं है, 9.6%, आई मीन रीजनेबल अमाउंट ऑफ ड्यूटी। तो वहाँ अगर हमारा, तो हम लोग तो सरकार से ये कह रहे हैं कि जल्दी से एक्सपेडाइट करें इंडिया EU एग्रीमेंट को, बल्कि बाकी भी जितने ट्रेड नेगोशिएशंस हैं, नहीं तो कोई अर्ली हार्वेस्ट स्कीम लेके आए, क्योंकि आजकल तो FTA में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को डील होते हैं। एटलीस्ट गुड्स टैरिफ के जो इशू को इमीडिएटली एड्रेस करने के लिए एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम लेके आए। वो GCC कंट्री के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, पेरू के साथ कर सकते हैं, वो हमारे नए मार्केट ओपनिंग होंगे। जहां तक इंटरनल रिफॉर्म्स की बात की, बिल्कुल सही है। अब हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में आप देखें कि 2,500 करोड़ की भी किटी नहीं है, तो उससे आप क्या कर लेंगे? तो उस कॉर्पस को तो आई थिंक अप्रोच करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री को बहुत बड़ा करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि मोस्ट ऑफ द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री MSME ड्रिवन है, और MSME के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ ईजर क्रेडिट एक्सेस। एक जो है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है सरकार की, बट उस स्कीम से अगर आप ऑपरेट करते हैं तो लोन मिलता है कुछ 11-12% के इंटरेस्ट पे, लेकिन अगर आप कोई गुड कोलैटरल देके लेते हैं तो 9% मिल जाता है। तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी का एब्सेंस है, और इससे क्या होता है कि जो पर्पस पूरे स्कीम का डिफीट हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने ये भी कहा, हालांकि मुझे लगता है कि इस सारे पहलुओं पे सरकार गौर कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा होता है, और सरकार को भी पता है कि सिचुएशन हमें इस वक्त जो है बहुत सारे स्टेप्स लेने की है। ये आपने सही कहा। आनंद आहूजा साहब, आपने इससे पहले सुना अजय श्रीवास्तव जी को और एम्बेसडर अरुण साहब को। मैं अरुण साहब जी से गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन रिश्ते बनाने में कोई हर्ज नहीं है। आप बीजेपी के मेंबर हैं, आप कांग्रेस के किसी लीडर के साथ रिश्ता बनाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं बीजेपी का भी मेंबर हूं और कांग्रेस का भी मेंबर हूं, तो एक गुट का मेंबर होने का मैं बात कर रहा हूं कि उस पर एतराज है। आपको ये देखना है कि एक गुट के आप मेंबर हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो दूसरे गुट के साथ कंफ्लिक्ट तो नहीं करते हैं। यहाँ पे कार्ड के जो हैं और ब्रिक्स के हैं, वो इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने बात कही कि अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता है। आपने चाइना से मार खाई ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, चाइना ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान को। आज आप चाइना के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो अमेरिका के जहन में भी ये बात आ रही है कि क्या इंडिया को के ऊपर रिलाई किया जा सकता है चाइना और ताइवान की पॉलिसी के कनेक्शन में। आज अमेरिका भी ये सोच रहा है कि इंडिया कहाँ खड़ा है, चाइना के साथ खड़ा है या चाइना के अगेंस्ट खड़ा है। अजय जी ने बात की कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, बुलिंग की बात की, सब कुछ बात की। आज अगर अमेरिका के ऊपर दुनिया भर का टैरिफ लगता रहा, नेटो ने उसको एक्सप्लॉइट किया, $1 ट्रिलियन से ज्यादा उसका ट्रेड डेफिसिट है, और उसमें के बाद ट्रंप साहब एक प्रेसिडेंट आए, उन्होंने कहा कि हमको काफी सालों से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हम भी एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं। तो आज अमेरिका को सभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अमेरिका जो है बुली है। वो बात वही आ गई कि वो कहते हैं कि हम कत्ल भी हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।
दुनिया एक्सप्लॉइट कर रही है अमेरिका को, सब ठीक है। आज अमेरिका ने कहा कि हम होश के नाखून लें, ये क्या हो रहा है, हमको तो दुनिया लूट लूट के खा रही है। तो आज हम सारे कह रहे हैं कि अमेरिका पे रिलाई नहीं किया जा सकता, अमेरिका बुली है। मिस्टर अरुण साहब, अब आप ही जवाब दीजिए। नहीं भैया, हम आनंद ऊर्जा के साथ डिबेट करने नहीं आए हैं तो इस इश्यूज पे नहीं। अभी जो अमेरिका की स्थिति है उसके लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार है। चाइना को बिल्डअप किसने किया? अमेरिका ने किया। चाइना को WTO में कौन लेकर आया? अमेरिका लेके आए। अमेरिका के कंपनीज ने जाकर चाइना में इन्वेस्ट किया, वो अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे थे। और जब अमेरिका का अभी सिचुएशन है कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो टॉप 1% है अमेरिका का, वो 40% इनकम जनरेट कर रहा है अमेरिका का, 40% ऑफ वेल्थ उनके हिस्से में है। तो जो टॉप अमेरिकन कंपनीज है, अब एप्पल को देखिए, एक किताब अभी आई है पैट्रिक मक्की की, द कैप्चर ऑफ एप्पल बाय चाइना। तो एप्पल ने चाइना में जाके मिलियंस ऑफ लोगों को ट्रेन किया मैन्युफैक्चरिंग में, वहां एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाया। तो अमेरिकी कंपनियों ने अपने शॉर्ट टर्म फायदे को देखते हुए चाइना के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बिल्ड किया। और आज भी देखिए जर्मन की जो ऑटो कंपनीज हैं वो चीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने देना चाहते, क्योंकि वो चीन को सप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसा कि अजय ने कहा था, इन सब देशों में जो इंडस्ट्रीज है उनका सरकार के ऊपर बहुत असर रहता है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है। तो इन कंपनी को फायदे को देखते हुए उन देशों ने अलाउ किया, उन लोगों ने जाके चीन की कैपेसिटी को बढ़ाया, और उस वजह से आज अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। और अमेरिका का मान लीजिए ट्रेड डेफिसिट बहुत है, पर इंडिया भी तो ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, इंडिया ट्रेड सरप्लस तो नहीं है। तो फिर आप इंडिया के खिलाफ क्यों एक्शन ले रहे हैं? तो इसमें कोई भी रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक पॉलिटिकल है। क्योंकि अमेरिका के जो 40 to 50% मिडिल का पॉपुलेशन है, जब अमेरिकी कंपनी पैसा बना रहे थे बाहर जाकर, इस पॉपुलेशन का वेजेस स्टैग्नेट किए, डेथ रेट बढ़ गए, ड्रग एडिक्शन बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इन लोगों ने एक ट्रम्प फिनोमेनन को खड़ा करके डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति बना दिया है, और डोनाल्ड ट्रम्प दिखाना चाहते हैं कि बाकी जगहों से ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लाना चाहते हैं। तो अगर लाना चाहते हैं तो चीन के खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि चीन का GDP 18% ऑफ ग्लोबल GDP है, लेकिन 32% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है। एक्सेस कैपेसिटी की बात करते हैं, वो चाइना में है। इंडिया में तो मैन्युफैक्चरिंग का डेफिसिट है। तो ये तो एक रैंडम है, बस दिखाने के लिए कि मैं बहुत ताकतवर हूं, जिसके खिलाफ एक्शन लेना चाहूं ले सकता हूं, भले ही रैशनल हो नहीं हो, दोस्त हो नहीं हो। और इसलिए उनके किसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे? चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन ने दिखा दिया कि अगर आप हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे तो हम भी आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और आपके ऊपर कॉस्ट आएगा। अजय श्रीवास्तव जी, ये लॉजिक कई बार, हाँ बोलिए। हाँ, मैं केवल इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि बेचारे अमेरिका का इतना ट्रेड डेफिसिट कैसे बढ़ गया, लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। उसका जवाब बहुत सिंपल है। इंडिया चाहे भी तो ट्रेड डेफिसिट एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं हो सकता है, किसी कंट्री का नहीं हो सकता है। अमेरिका का अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि उनको डॉलर अर्न नहीं करने हैं हमारे जैसे, उनको छापने हैं। उनको एक प्रिंट कमांड देनी, डॉलर आ गया और सामान खरीद लिया उन्होंने। उनका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा, जितना वो चाहेंगे उतना बढ़ेगा, और कोई बात ही नहीं है इसमें। मेरा अजय श्रीवास्तव जी एक पॉइंट है जो आहूजा साहब ने भी कहा कि अब तक आप हमारे सामान पे ड्यूटी लगा रहे थे, हम आपको 50 तरह के एड दे रहे थे, अब हम ड्यूटी लगा रहे हैं तो फिर क्यों रो रहे हैं? हमारे सामान तो देखिए, हम सारा जो दुनिया का ट्रेडिंग सिस्टम है, यूएस ने ही उसको एस्टेब्लिश किया है, वो वर्ल्ड ट्रेड के रूल्स के अंडर चलता है। वहाँ सारे देशों ने कमिटमेंट किए थे कि कौन कितनी ड्यूटी लेगा, और सारे देशों पे लेगा। तो हम लोग तो अपना, हमारा भले ही अधिक ड्यूटी, बट हम अपना जो कमिटमेंट उसको वायलेट नहीं कर रहे हैं। यूएस अपना कमिटमेंट वायलेट कर रहा है, एक तरह से नहीं, कई तरह से वायलेट कर रहा है। WTO कहता है कि आप किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर हर कंट्री से सेम टैरिफ लेंगे, वो हर कंट्री पे अलग अलग ले रहा है। वो जितना कमिट किया था उससे कई गुना ज्यादा समय चूंकि कम है, बीच में आपको रोक रहा हूं। आनंद आहूजा साहब, कि आपने खुद जो ट्रेड सेटअप किया था, ट्रेड के जो खुद कानून बनाए थे, उन कानून का उल्लंघन खुद कर रहे हैं। 15 सेकंड में जवाब दीजिएगा, शो का समय चूंकि खत्म हो रहा है। मैं इस पहलू के ऊपर बहुत बार बात कर चुका हूं। इंडिया या तो ये कहे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री हैं, या ये कहें कि हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, या ये कहें कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं। जब आप मेंबर बने गैट के
1948 में तो आप अंडर डेवलप्ड कंट्री के बने थे। जब WTO के मेंबर बने आप 1995 में, तो आप अंडर डेवलपिंग कंट्री की तरह मेंबर बने। तो आप जो टैरिफ लगा था उस वक्त, वो एक डेवलपिंग कंट्री के रेट पे लगा था, आप पर भी और चाइना पे भी। आज आप क्लेम करते हो कि हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, तो आप वही बात आ जाती है कि इंडिया जो है, हालात बदल गए हैं तो उस पुराने कानून का हवाला क्यों दिया जाना।